राहुल गांधी अडानी, इसके अलावा भी 2 आदमी निकालो तो 130 करोड़ लोग रहते हैं। मैंने फर्स्ट पेपर पढ़े हैं आज के, मैंने कहा पढ़े, क्या है उनमें? मैं कुछ नहीं। उसके बाद उन्होंने ड्रॉर से देखा तो उनका देयर वाज नथिंग अनयूजुअल। इट वाज मैंने कहा एट अ ट्री प्लांटेशन। यस। तो मैंने कहा देयर इज नथिंग। कहा तुम देख नहीं रही हो? मैंने कहा ट्री प्लांटेशन कर रही है। मैंने कहा हाँ। तो अभी पति को 40 दिन हुए नहीं या अभी मुश्किल से हुए तो ये ट्री प्लांटेशन शुरू कर दी। देन आई मेड अ स्पीच देयर, वेरी इमोशनल स्पीक एंड ऑल दैट Sanjay Gandhi. And in your book you write that you urged him to join politics and Indira Gandhi clapped the loudest. Yeah, because I said the unfinished task of Sanjay Gandhi has to be fulfilled. तो सीनियर लोग एज यूजुअल जैसे G23 में लेटर लिखने में सब होशियार थे, हाँ, लेकिन who will bell the cat कोई नहीं होता। Do you see Mr. Kharge as an elected president of the Congress party or do you see him as an appointed? Appointed. See the mentality of intolerance. Intolerance. Mentality of intolerance. Intolerant. And see the mentality of Narasimha Rao Kesari ji of absolute tolerance. मोदी साहब जिससे मैं 7 साल गालियां देता रहा एज LOP, उसने आंसू बहाए और हमारे लीडर्स जिनके लिए, जिस पार्टी के लिए मैंने जान दी थी, उन्होंने ट्विटर तक नहीं किया। आज 10 ट्विटर दिन में करते हूँ। And did you say that Himanta Biswa will leave? हम बताया कि वो जाएगा, कहा जाने को, बट आई वॉज नॉट सरप्राइज। उनको राहुल जी का तकिया कलाम होता है ना कि हर चीज के किसी चीज पे, आज भी उनको कहो वो जा रहा है कि जाओ, वो नाराज है, जाने दो RSS में, वो वर्ड RSS करते हैं इस्तेमाल। Azad Saab, you spent 50 years associated with the Congress party. और आपकी किताब, आपकी memoirs पढ़ के एक sense हुआ how many different leaders of the Congress you have worked with, from Indira to Rajiv to Sonia, Sanjay, all of them. एक राहुल गांधी की वजह से आपने पार्टी छोड़ दी। आपकी पार्टी थी, 50 साल आपने उसके साथ काम किया, उसको ग्रो करने में आपकी कंट्रीब्यूशन रही। Over one man you leave the party? पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि मेरी बुक में बहुत सारे एपिसोड्स। जी, आपकी बुक मेरे हाथ में है। और हिंदुस्तान में 130 करोड़ आबादी, राहुल गांधी अडानी, इसके अलावा भी 2 आदमी निकालो तो 130 करोड़ लोग रहते हैं। इस बुक में नरसिम्हा राव पर भी बहुत जी, मेरे बहुत सवाल है, मैं उन पे भी आऊंगी। चंद्र स्वामी पर भी हैं जी, केसरी पर भी हैं जी, पंजाब पर भी हैं, कर्नाटक पर भी हैं जी, आंध्रा पर भी हैं, जयललिता पर भी हैं, करुणाकरण जी पर भी हैं, सब पर है। लेकिन जो ये लोग चाहते हैं वही मीडिया प्ले करती है। कौन से लोग? चाहे वो राहुल गांधी हो या अडानी हो या क्योंकि हम 24 घंटे मीडिया में रहें, तो खुद भी वो अपनी पब्लिसिटी करते हैं और मीडिया भी 24 घंटे उन्हीं के पब्लिसिटी करते, प्रो हो या अगेंस्ट हो। और संजय गांधी ने एक दफा कहा था, मैंने पूछा इमरजेंसी के वक्त में, ये बहुत आपके खिलाफ लिखते हैं, तो क्या? तो कहा गुड पब्लिसिटी और बैड पब्लिसिटी इज ए पब्लिसिटी, यू रिमेन इन द न्यूज। दिस इज ट्रू, बट तो मेरे ख्याल में जो मीडिया तमाम है प्रो या अगेंस्ट, वो ट्रैप में फंसी है। मैंने 20 इंटरव्यू प्रिंट और इसके इलेक्ट्रॉनिक के कल सुबह से दिए, 20 इंटरव्यू, एंड 99.9% ने वही सवाल। तो मैंने कहा भाई, मैं ना उनका स्पोक्स पर्सन हूं ना इनका स्पोक्स पर्सन हूं, मैं राहुल गांधी का स्पोक्स पर्सन हूं, मैं अडानी या बीजेपी का भी स्पोक्स पर्सन। आप अपनी बात करें ना, आप अपनी बात। I have many questions for you. So I don't want to waste any time on No, that. this is fair, but I think there is a thing called contemporary context, or contemporary context में we are 1 year away from so we are getting to we are getting into we are not in, we have many questions. ये मैं किताब लेके आई हूँ, मेरे पास नरसिम्हा राव के भी सवाल है, मेरे पास केसरी जी के भी सवाल है, मेरे पास हिमंता बिस्वा पे भी सवाल है, मेरे पास बहुत सवाल है। लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ, you have described yourself as someone who still believes in the Congress philosophy. आपने कहा कि मैं आइडियोलॉजी से एक कांग्रेसी हूँ, इसलिए मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ
ओवर वन पर्सन डू यू समटाइम्स फील कि मुझे पार्टी नहीं छोड़नी चाहिए थी? आपने ये भी कहा है अगर आज सोनिया गांधी इंचार्ज सच में होती तो मैं नहीं छोड़ के जाती। टॉक अ लिटिल बिट अबाउट दैट। सवाल ये है कि आइडियोलॉजी तो बदल ही नहीं जा सकती, लेकिन सवाल है जिस पार्टी में था, मैं जब इंदिरा जी हमको कंसल्ट कर सकती, पढ़ानी बहुत लोग उसमें सवाल नहीं पूछते कि राजीव गांधी को राजनीति में आना चाहिए कि नहीं। हाँ, ये उसने सवाल नहीं, सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। मैं राहुल गांधी क्या राजीव गांधी, मैं पढ़ और की दादी पूछ रही है मुझसे बुलाकर, और 2 कैबिनेट मिनिस्टरों को बाहर निकाल के जो बहुत क्लोज थे, परदम दादा इंदिरा जी के नाक के बाल थे, और दूसरा शिवशंकर, उनको मीटिंग से बाहर निकाल के और हमसे डिस्कस कर रही है इंदिरा गांधी। हाँ, मैं क्या था, बच्चा यूथ कांग्रेस। चलो लेट्स स्टार्ट देयर। देयर इज अ वेरी फैसिनेटिंग अकाउंट इन योर बुक। संजय गांधी हैज जस्ट डाइड, 40 दिन हो चुके हैं उसको, एंड इंदिरा कम्स एंड शोज यू अ फोटोग्राफ, और उस न्यूज़पेपर उसमें तस्वीर है। उस तस्वीर में वो आपसे पूछती हैं कि भाई गुलाम साहब आप देख रहे हैं इसमें क्या हो रहा है? यू लुक एट द फोटो, उसमें मेनका गांधी की तस्वीर है। आपको समझ नहीं आता कि इंदिरा गांधी इतनी नाराज क्यों है। ट्री प्लांटेशन की इवेंट पे मेनका गांधी वहां पहुंची हैं और इंदिरा जी बहुत नाराज हैं, और वो आपसे क्या कहती हैं ये बताइए। नहीं, मैं यूथ कांग्रेस ऑफिस में बैठा था, जनरल सेक्रेटरी था, अभी प्रेसिडेंट नहीं बना था। ये जुलाई अगस्त की बात है, तकरीबन 1-1.5 महीना संजय जी की मौत के बाद की। तो अचानक फोन आया, बीच बीच में बुलाती रहती थी इंदिरा जी, knowing the proximity between Sanjay Gandhi and I had. Sanjay Gandhi with family had spent 3 days in my marriage, accompanying the Bharat from here and coming back with the Bharat and spending there with the family every function. और वो भी बजट सेशन में, और संजय गांधी उस वक्त के वॉज डिफेक्टिव प्राइम मिनिस्टर। तो नोइंग ऑल दैट आवर रिलेशन, तो उनका फ़ोन आया और मैं साउथ ब्लॉक में गया, और साउथ ब्लॉक में मैंने जब स्लिप भेजी, मैंने नहीं भेजी, धवन ने स्लिप अंदर भेजी, तो मैंने कहा अंदर कौन है? कहा प्रणब मुखर्जी और शिवशंकर हैं, दोनों सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर हैं। तो मैंने कहा फिर स्लिप क्यों भेजी? कहा ना इंदिरा जी ने कहा जो ही आएगा स्लिप भेजना। मैं कहा फिर भेज, लेकिन स्लिप अंदर गई और वापस फ़ोन आया मिसेस गांधी का भेज दो। सो और मैं अंदर घुसाई, वो बैठे थे, कुछ फाइलें वाइलें खोल के तीनों, उनको कहा ओके क्लोज द फाइल और किसी वक्त मिलेंगे, और मुझे कहा बैठो। तो वो उठ गए। तो मैंने लिखा अपनी बुक में कि मैं भी परेशान और वो मुझसे ज़्यादा परेशान हो गए कि ऐसा क्या हुआ कि हमको बाहर जाने के लिए कह रहे हैं और इनको बैठने के लिए कह रहे हैं। तो अंदर से तो मैंने सोचा that something is wrong. No, something is concerning, extraordinary. What is that extraordinary? I could not imagine. तो 1-8 मिनट कैसे हैं, क्या है, कैसा चल रहा है यूथ कांग्रेस, और ड्रॉर उन्होंने खींचा, राइट साइड, आई रिमेंबर ड्रॉर राइट साइड था, और 2-3 पेपर निकाले। आई थिंक इट वाज टाइम्स ऑफ इंडिया एंड हिंदुस्तान टाइम्स था, इंडियन एक्सप्रेस, बट वन वाज डेफिनेटली वो। कहा ये पढ़ो। मैंने फर्स्ट पेपर पढ़े हैं आज के? मैंने कहा पढ़े। क्या है उनमें? मैं कुछ नहीं। उसके बाद उन्होंने ड्रॉर से देखा, तो मैंने कहा देयर वाज नथिंग अनयूजुअल। इट वाज मेनका एट अ ट्री प्लांटेशन। यस। तो मैंने कहा देयर इज नथिंग। कहा तुम देख नहीं रहे हो? मैंने कहा ट्री प्लांटेशन कर रही है। मैंने कहा हाँ। तो अभी पति को 40 दिन हुए नहीं या अभी मुश्किल से हुए, तो ये ट्री प्लांटेशन शुरू कर दी। मैं चुप बैठा, I was again silent as between the family, yeah. Family member, why should I comment? फिर 1-8 मिनट फिर साइलेंस, उधर इधर की बात, फिर सीधे पॉइंट पे आए। तुम नहीं समझते राजीव को राजनीति में आना चाहिए? फिर मैं अंदर से सोचा ओ दैट इज द प्लान। मैंने कहा मैडम मैंने कभी इस पे सोचा नहीं, क्योंकि वो सर्विस करते हैं, सर्विस नहीं करते हैं तो पायलट विद इंडियन एयरलाइंस। हाँ, तो मैंने कहा कभी सोचा नहीं। तो कहा कितनी अच्छी तरह से जानते हो?
मैं उतना अच्छी तरह से तो नहीं जितना संजय के से जानता था, लेकिन इनको थोड़ा बहुत जब आपके घर आता था तो कभी हाई हेलो होता था। और ये पायलट हैं इस सेक्टर पर, जम्मू, चंडीगढ़, दिल्ली, श्रीनगर, नाइट हर श्रीनगर एंड वाव। तो जहाज़ में जब भी मैं जम्मू या श्रीनगर जाता हूँ तब जहाज़ पे मुलाकात होती है, हाय हेलो, टॉर्मिक पे या अंदर भी। तो अच्छा, तो आना चाहिए, मैंने कहा आना चाहिए, तो बताओ प्लान कैसे आए। लेकिन वो मानता नहीं है, तो तुम बताओ प्लान। तो मैंने कहा मुझे एक आध दिन तो दीजिए मेरे को प्लान सोचने के। सो आई वेंट बैक एंड स्टार्टेड थिंकिंग हाउ टू, now because this was clear, almost an order and indication that. And then you proposed that all of the youth congress units. So then I proposed that the best if I ask for Rajiv to yeah, get into if I give statement, everybody knows my proximity with the family, Sanjay, you and all that. ऐसे भाई एक चमचा घर का ही करा रहा है तो इसकी क्या वैल्यू है। सो मैंने कहा I will telephone my state presidents one by one. So they should continue for a few weeks, the statements and all. And ultimately I will chip in that this is the demand coming from across the country. So I said, this is the time. So next day or third day I went and told her this whole procedure. She said, very good, go ahead and keep me informed. So I started that. It took me for almost week, 2 weeks. And in between I used to keep her informed and all that. And फिर public event पे you make a speech. Then this happened. In between he went for training, came back and all that. Then the same year, June he had met an extent. In the December was his birthday, first birthday. So we celebrated in a big way. At Hakeem Ajmal Khan Park, about 50,000 people. I involved, of course. It was a youth congress function, but I involved Bhagat Ji and all that. He was a strong man of Delhi. Jagdish Taital was youth congress president. That time he was also very strong. And another general secretary of the party, unfortunately, from outer Delhi, who was an MP, who was in jail because of this Sikh riots. Sajan Kumar. He was also very strong man. So they organized big program. It was in the youth congress, and I had requested Indira Ji to attend that. So Indira Ji agreed. So when I was waiting for Indira Ji on the staircases, because huge, stage, 6 foot, 7 foot high. So Rajiv Gandhi just slipped out of the car. He wanted to go to the public because there were chairs downstairs for the ministers and senior people. But I dragged physically. Indira Ji went tuck upstairs. So I dragged. Physically, I was young, physically dragged him, and he was too gentle to resist that. I took him and made him to sit. Then I made a speech there, very emotional speak and all that. Sanjay Gandhi. And in your book, you write that you urged him to join politics, and Indira Gandhi clapped the loudest. Yeah, because I said the unfinished task of Sanjay Gandhi has to be fulfilled, and I think here I request Rajiv Gandhi to join. So that is the story. What I'm going to do is I'm going to ask you about 4 or 5 different prime ministers. आपने इंदिरा और राजीव की कहानी बताई. अब हम आते हैं नरसिम्हा राव पे. One of the really interesting stories in this book is that when the Congress party decides to ask Narasimha Rao to step down as Congress president and Sitaram Kesri takes over, you actually stand up at that meeting and you say to Narasimha Rao that Mr. Rao, you've been one of the best prime ministers India has had, but one of the worst presidents the Congress party has had. Do you think the Congress party was fair to Narasimha Rao? क्योंकि ये बहुत चर्चा होती है, आपको भी मालूम है, that because of Sonia Gandhi's dislike for Narasimha Rao, the party was not fair to Narasimha Rao. No, yes, as prime minister may not be fair, but as president, he had no interest, because I have also written in detail. Yes. Then it is not people who do not know the history of the Congress or who even would not, even I have mentioned parts of the history, but still they will not read the book. They will not read the book. उनने लिखा है बकवास है, क्यों पढ़े? उतना ही बात पढ़ो जो हमारे बारे में है. जी.
क्योंकि दे आर एजुकेटेड अनएजुकेटेड पीपल एट द मोमेंट इन द आप कैसे देखते हैं राव साहब की लेगेसी? मैं राव साहब का बताऊं, क्योंकि जैसे लेकिन फर्क इतना है, जो आज की लीडरशिप और उस वक्त की लीडरशिप में जमीन और आसमान का, कांग्रेस की लीडरशिप का, दे वर वेरी टॉलरेंट, वेरी टॉलरेंट, इररेस्पेक्टिव ऑफ एज कौन थी हमारी? माधवराव सिंधिया, राजेश पायलट, माई सेल्फ, सम पीपल वर कंटेम्परेरी ऑफ राव साहब, जैसे विजय भास्कर रेड्डी, जैसे करुणाकरन, ये हमारे ग्रुप के साथ थे। शरद जी भी ऑफ एंड ऑन, क्योंकि वो बम्बई थे तो ही वॉज ऑल्सो पार्ट ऑफ द ग्रुप। लेकिन ये हमारा वर्किंग कमेटी का ग्रुप था, एंड आई वॉज स्पेयर हेल्डिंग दैट इन द वर्किंग कमेटी। हमारे लूज करने से 3 साल पहले से, जब से 92 से हमारा त्रिपति सेशन हुआ और कांग्रेस प्रेसिडेंट और वर्किंग कमेटी के इलेक्शन हुए, वर्किंग कमेटी में बड़ा विवाद हुआ, मैं इंडिपेंडेंट जीत गया, और तब से हम कहते थे प्रेसिडेंट को, प्राइम मिनिस्टर को, हर वर्किंग कमेटी में मैं उठाता था, एंड आई वाज सपोर्ट। एंड यू मीन नरसिम्हा राव को जी, कि भाई प्रेसिडेंट बने हैं लेकिन कमेटी कोई नहीं है, जनरल सेक्रेटरी 1-2 हैं, कहीं नहीं, उनको असाइनमेंट ऑफ वर्क नहीं है। लेकिन मोर इंपॉर्टेंट इज डिस्ट्रिक्ट कमेटी, ब्लॉक कमेटी ने ऑफिस बियरर्स, वो कहता है हाँ कल बनाएंगे, कल बनाएं। तो 2 साल इलेक्शन से पहले, then it was a alarming situation. The government was doing extraordinary work. This liberalization policy had helped people in the big way. I was civil aviation minister, मैंने भी लाई लिबरलाइजेशन पॉलिसी, जो आज सब जहाज जितने पास चॉइस है आपके पास, सब किस्म के, वो मैंने कैबिनेट में लाया, अप्रूव हो गया। तो हर मिनिस्टर ने they chipped in and did their job, bit नहीं, good, huge work। तो हमने कहा गवर्नमेंट बहुत अच्छा चल रही, पार्टी खत्म हो रही है, इसको कैरी करने के लिए लोगों तक कोई नहीं है। तो अल्टीमेटली 2 साल पहले हमने सजेस्ट किया यू हैव ए वर्किंग प्रेसिडेंट, वो भी नहीं चला। फिर हमने कहा कमेटी बनाओ, तुम कहा मुझे और सिंधिया को कि तुम मेरे कंप्यूटर में डाल दो क्या कमेटियां बनानी, सबसे पूछ के। मैंने 1 हफ्ता लगाया, सब स्टेटों से पूछ के, सब कुलीग से पूछ के। सिंधिया और मैंने एक संडे को, ही वॉज वेल वर्स विद कंप्यूटर, राव साहब अपने बेडरूम में ही जगह दी। आई हैव सीन ओनली हिज बेडरूम सो फार इन माई लाइफ, एंड केसरी जीज बेडरूम। दूसरों का बेडरूम सवाल देखने का सवाल ही नहीं है। उसने अपने बेडरूम में कंप्यूटर जो लगा था उसके, तो वही बेडरूम में 2 चेयर्स हमको दी और अपना ऑपरेटर दिया, हमने वो नाम भरे 2-3 घंटे 4 घंटे। 6 महीने के बाद हुआ, नथिंग केम आउट ऑफ दैट कंप्यूटर। फिर मैंने पूछा क्या हुआ, कहा सॉरी इरेज हो गया। माधुरंग ने कहा कि मैं दोबारा नहीं आऊँगा। फिर मैंने जितेंद्र प्रसाद जी को कहा, उनका पॉलिटिकल सेक्रेटरी था, कि जितेंद्र भाई और हम डालेंगे। वो भी अंदर से जी हमारे साथ ही था इस इशू में ऑर्गेनाइजेशन करने, बट ही कुड नॉट से ओपनली बी। फिर हमने भरा, फिर कुछ नहीं निकला। फिर हमने कहा वर्क ये वाइस प्रेसिडेंट बनाओ, तो कहा वाइस प्रेसिडेंट बनाऊंगा, वो भी नहीं बनाया। तब तक इलेक्शन आ गया, हम हार गए। तो इसीलिए देन प्रीवियस डे पे हमने डिसाइड किया कि अब इसको हटा देंगे। तो सीनियर लोग एज यूजुअल, जैसे G23 में लेटर लिखने में सब होशियार थे, हाँ, लेकिन हु विल बेल द कैट कोई नहीं होता। सो दिस इज, I was just going to say it sounds exactly like the G23. तो उस समय और इस समय का इट इज अगेन कि बड़े सीनियर 8 लीडर थे रिबेल उस वक्त, जी बड़े सीनियर, but none of them was ready to bell the cat. You belled the cat against Narasimha Rao. Again, like, every time. Like then and now. And every time. आपने सुनिए, तो फिर मैंने कहा अच्छा मैं, लेकिन भाई उस वक्त स्टैंड करना, यस तो करना, मैं तो ये वोट ऑफ नॉन कॉन्फिडेंस मूव करूंगा। तो मीटिंग हुई। इससे पहले तो राव साहब अपना प्रेसिडेंशियल
पीसीसी तब प्राइम मिनिस्टर नहीं था, प्रेसिडेंट था। प्रेसिडेंशियल एड्रेस शुरू करता, जस्ट बिगिनिंग, तो मैंने कहा, मिस्टर प्रेसिडेंट, बिफोर यू स्टार्ट आई वांट टू से समथिंग। सो आई सेड, मेंबर्स ऑफ द ऑनरेबल वर्किंग कमेटी, एंड आई वाज इलेक्टेड। तो इलेक्टेड क्यों आज की लीडरशिप इलेक्शन नहीं कराती है? बिकॉज elected working committee has guts. He can speak, and the president cannot remove him unless you do something gross violence. And that is why you think the Gandhis aren't getting They are not doing an election. That's why it's 26 years. In the history of 120, 38 years, this is the first time. Earlier, the elections almost for 30 years, when Congress party came into being. Yes. For 30 years, it was elections of every year. Then for another almost 30 years, every 2 years. Then from then, 47 till 97, every 5 years. Right. And this is in another history from 97 to now. Another century is the quarter year of another century, that no working committee election, because working committee election, in Kesari ji's time, I was spearheading changes because I was elected independent. Yeah. Rao Saab's time, I was elected independent working committee. Why other were chickened out? Because president could drop them any time appointed. Why everybody is being taken to everybody wherever they want in the bus? Because they will be dropped any time. So you're saying today's Congress leadership. As long as this appointed system will become, Congress will never improve. Do you see Mr. Kharge as an elected president of the Congress party, or do you see him as an appointed? Appointed. Because what is the difference between appointed and elected? First of all, your membership should be a real membership. What does the realship member? Suppose there's a 1 lakh members, the 1 lakh members should fill up form themselves, deposit money themselves. What is happening in our case, 99.9% over a period of time. You are a leader, block leader, you take the membership, you take the voter list, fill up the names and deposit money, so it becomes the. And sometimes there are people in that voter list, they are from other party. Because in a voter list, you don't know whether... So you see Kharge as an appointment by the Gandhis? So for that, the block elections should take place. Right. And block elected leaders should elect the district president. District elected people should elect the state president. Then those AICC and PCC members should elect the national president. Here, no election have taken place at the block level. No election have taken place at the district level. No election has taken place at the state level. All these elections should take place before the national president, and they should become the voters for the national president. And Shashi Tharoor? Shashi Tharoor till the election was going to be, where is the list? Because there was no list of elected people. They were all made in office, some in AICC. So you think the election of the Congress president was a sham? No, I say this farce. 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 It's not through the process. It's not through the process. In Kesari ji's election. Yes. In Kesari ji, I'm citing the last election of the party. Which we're talking about 26 years ago. 27 years. 27 years because ago. Because 2 years he continued at the time of his election. Yes. And before his election even. During his election. Before, when the election had to take place, I was the chairman of National Appeal Committee. You know, whenever the elections are taking place, there is a state appeal committee, and if people don't like High Court, and if people don't get relief there's a national committee like Supreme Court, and Supreme Court judgments is the final. So I was the General Secretary. You were the Supreme Court of the Congress. I was General Secretary and Chairman of the National Appeals Committee. There's a technical name, I don't remember.
So I received two serious objections from Haryana and UP. Haryana Chief Minister was Bhajan Lal. PCC President was Jitendra Bhai, Jitendra Prasad. They said Bhajan Lal ji had made bogus membership. So the other group said. So what did I do? I sent people from my office to Chandigarh, got all Borian's bags of membership to my hall, AICC hall. Then there were no so many rooms, hall. Brought Z TV correspondent, that time it was only Z, and opened the bags and their presence. The 90% membership in the bags was of 72 elections. That means how many? 72, 82, 92, 25 years old. Right. So I rejected that 90% membership, and that's why the Bhajan Lal's people all lost. Yeah. I rejected another lakh or 2 lakh membership of UP. So that was the system. And that is why Kesari ji and myself fought. Because Kesari ji he wanted that I should not cut the membership of UP, I should not cut the membership of Rajasthan. So he was sending me every time. One day, being a Congress president, he landed in my room as General Secretary. So I made him sit and all that. He said, why don't you do that? He told me. I said, I will not do it because I'm sitting on a chair of the judge. What's the fun? I don't take responsibility. He said, no, please do, because these two leaders have told me, we will get you votes if you make people membership of our choice. We will make the local leaders of our choice and they will be your voters. And we will make a history. In the history, you will be the highest, a president elected with the highest number of votes. I went wild. Not recognizing that he's a Congress president. तो मैंने जो इस बुक में लिखा है, these are the episode people should know, not this. I said, मैंने कहा लानत हो उस दिन पर जिस दिन मैंने वर्क किया। तो राव साहब को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेकर और आपका नाम प्रपोज किया था, और मैंने प्रपोज किया था केसरी जी आपका नाम इसलिए कि आप गांधी कैप वाले हैं, लास्ट मैन विद द गांधी टोपी। गांधी, और मैंने कहा तो आप नेहरू से ज्यादा पॉपुलर है, इंदिरा गांधी से ज्यादा पॉपुलर है, आप हैं क्या? 4 वोट नहीं आएंगे। ये गड़बड़ करके मुझे, मैंने कहा प्लीज या आप निकल जाइए मेरे कमरे से या मैं नहीं निकल जाऊंगा। So that was the आज की कांग्रेस में the way you spoke to Narasimha Rao, the way you spoke to Sitaram Kesari, today could you express yourself openly like that? I wrote letter. The next day I was dropped from the General Secretary. Later on I was dropped after 40 years from the list of, campaigners, star campaigners. Star campaigners after 40 years. I became star campaigner when Indira Gandhi was Prime Minister and President in 80 when I became All India President. And for writing a letter you were? I lost General Secretary. I was the General Secretary, also leader of opposition. Yeah. And subsequently, after a few months, when there were elections, and you know the elections for which state? The 3 most populous Muslim states, Assam, Bengal, and Kerala. And thankfully, all they lost. Let's pick up Assam. You've mentioned Assam. See the mentality of intolerance. Intolerance. Mentality of intolerance. And see the mentality of Narasimha Rao and Kesari ji of absolute tolerance. So Narasimha Rao and Sitaram Kesari did not hold it against you. Never. You spoke your mind. But here, for writing a letter talking about elections and inner party democracy, you were unceremoniously removed. But this is only internal democracy is for facade. It's a facade.
mentality of intolerance. Intolerance is absolute. You know why I'm struck by that? Because today the Congress is saying democracy is dead. That is their quote. राहुल गांधी डिस्क्वालीफाई हो गए हैं, डेमोक्रेसी इज डेड. आप कह रहे हैं कि कांग्रेस के अंदर ही सबको भगाया क्योंकि यू आर नॉट टॉलरेंट. केसरी जी ने हमको नहीं भगाया. केसरी जी ने हमारे खिलाफ भी बोला. वहां वर्किंग कमेटी में इंडिपेंडेंट लड़ा जी, खिलाफ बोला, कंपेन किया मेरे खिलाफ. लेकिन मैं जब जीत गया तो मुझे टेलीफोन किया. वो मुझे सनी कहते थे, मैं अंकल बोलता था. सनी जीत गया और मैं हार गया. अब छोड़ो, लड़ाई खत्म, तुम जीत गए, मैं हार अपनी मानता हूं, मेरे स्पेशल जहाज में दिल्ली चलो. ये इसमें लिखा. मैं नहीं आया. और ये कोई 7 बजे की बात है. 10 बजे मेरी मिसेस का टेलीफोन आया. अरे केसरी जी बाहर ड्राइंग रूम में आए हैं और एयरपोर्ट से आए हैं और कहते हैं मैं तुम्हें बधाई देना आया हूं. डॉटर इन लॉ सनी जीत गया और मैं हार गया, तो डॉटर इन लॉ को बधाई देने आया हूं. सूप बनाओ जल्दी जल्दी, चिकन और सेलिब्रेट करें. दैट वाज पार्टी प्रेसिडेंट. एंड टुडे मैं रिटायर 7 साल के बाद एज LOP हुआ. मोदी साहब जिससे मैं 7 साल गालियां देता रहा एज LOP, उसने आंसू बहाए. और हमारे लीडर्स जिनके लिए, जिस पार्टी के लिए मैंने जान दी थी, उन्होंने ट्विटर तक नहीं किया. आज 10 ट्विटर दिन में करते हैं. उन्होंने ट्वीट भी नहीं किया कि हमारा इतना स्टॉलवर्ड 40 साल के बाद रिटायर हुआ, इतना मिनिस्टर संजय गांधी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी को राजनीति ही में लाया, हमारे साथ इतने स्टेटें हमको जीत के दे दी. और हमें बहुत अफसोस है. वो भी नहीं, नाराज हो गए कि मोदी ने उनकी तारीफ की, हमारी क्यों नहीं की. अरे तुम करोगे कुछ तो तारीफ करेगा ना कोई. तुम भगाते हो सबको तो तारीफ कौन करेगा. आपने सिंधिया जी की बात की, माधव राव की. वो मेरे ग्रेट, ही वाज अ ग्रेट फ्रेंड. यू नो योर एक्स फ्रेंड, अगर मैं उनको कहूं, जयराम रमेश, उन्होंने एक बयान दिया दैट जो जेनरोसिटी कांग्रेस ने गुलाम नबी आजाद और ज्योतिरादित्य सिंधिया को दिखाई थी, दे हैव प्रूव्ड टू बी अनग्रेटफुल. मैं उसका जवाब नहीं देता. मैं उन्हीं का देता हूं जो कांग्रेस में लेडर से आए हैं, जो लेटरल पार्टी से आए हैं. कोई क्लर्क था, कोई किसी मिनिस्टर का PA था, अब बन गए. कोई किसी चीफ मिनिस्टर का PA था, कोई OSD था. अब चूंकि उनको कंप्यूटर आता नहीं, हम नहीं आते हैं. हमने तो कांग्रेस घर घर जाकर जमीन पे बनाई है. उनने बाई वर्च्यू ऑफ कंप्यूटर मिनिस्टर बन गए, एडवाइजर बन गए. और वो एडवाइजर कई पार्टियों के आज भी हैं एट ए टाइम. कुछ लीडर राजीव गांधी के पास है, वही एडवाइजर भी राहुल गांधी के, वो जो एडवाइजर चारों तरफ है. आप कह रहे हैं वो दूसरी पार्टी के साथ, दूसरी पार्टियों से भी एडवाइजर है. अच्छा, आपने कहा कि सबको भगा दिया. हमको इंडिविजुअल ये है, हम किसी दूसरी पार्टी से. चलिए, यू सेड कि कांग्रेस ने सबको भगा दिया. आई वांट टू टॉक अबाउट अनदर अकाउंट इन योर बुक ऑन हाउ द कांग्रेस पार्टी लॉस्ट हिमंता बिस्वा. ये बहुत एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बिकॉज you stepped in to try and resolve the issue when Himanta Biswa, like many other occasions. Tell us that story. It so happened, I think it was month of June or May, because immediately after the budget session was over. So I thought, now it was very hot here and there's no session and LOP. I had no other work. So I thought I must go for 1-2 weeks to Srinagar. So I went. It was, I think, only the second day. And just, there was a telephone from Ahmed Bhai. It was landline telephone. Ahmed Bhai, madam se baat karo. So that means he was dialing from her number only and her office room only. मैं कहाँ हूँ आप? श्रीनगर. मैं यहाँ ढूंढ रही थी. अरे आप अभी वापस आ जाओ. I think it was around 12 o'clock. और अगर जहाज नहीं, हम यहाँ से जहाज भेजें. मैंने कहा नहीं, समर में यहाँ तो हर 10 मिनट के बाद जहाज आता है. सब जहाज आते हैं आजकल. का बड़ी क्राइसिस असम में हो गई, उसके लिए आना है. तो कहा अच्छा, 2 आने से पहले 5 बजे मैं घर पे मीटिंग रखूंगा, उसके लिए आइए. लेकिन यहाँ आने से पहले 2 काम करिए
कि मैंने सबसे मालूम किया कि हेमंता शर्मा किसके क्लोज है। सब ने कहा वो आपके क्लोज है। मैंने कहा हाँ, मैं यूनियन हेल्थ मिनिस्टर था, स्टेट हेल्थ मिनिस्टर था, सबसे अवार्ड जो बेस्ट फार्मिंग मिनिस्टर्स था वो आसाम और वही ले गया। और मेरे भी उसने बहुत सारे प्रोग्राम हेल्थ रिलेटेड असम में किए हैं। इज डेफिनेटली क्लोज आपका इंफॉर्मेशन। तो कहा मैंने क्या हुआ क्या है? कहा जी उसने राष्ट्र गवर्नर को लेटर दिया अपना इस्तीफे की और इतने 40 या 45 या 50 MLA लेकर सपोर्ट विड्रॉ की। तो एक उसको कहो कि होल्ड पे रहे, उसको प्रिसिपिटेट नहीं करे। और दूसरा, गवर्नर भी आपका दोस्त है, मैंने मालूम करा, JB पटनायक। मैंने हाँ, वो भी संजय गांधी, इंदिरा गांधी जी के वजह से वी आर वेरी क्लोज एंड आई हैव बीन इन चार्ज ऑफ उड़ीसा 3-4 टाइम्स एज जनरल सेक्रेटरी। तो ही इज क्लोज टू मी। उसको भी बताओ कि वो ज्यादा कुछ मत करे डायरेक्टली एवरीवन होल्ड होल्ड ठीक है, व्हिच आई डिड फेथफुली बिफोर कमिंग। यहाँ आके तो 5 बजे में गया तो जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज ऑलरेडी बैठा था, जो स्पीकर है आज राजस्थान के। तो उन्होंने कहा ये है, तो आप लोग राजस्थान वहाँ जाओ और जो लीडर है उसको चुनो। मैंने कहा मैडम मेरा सिस्टम आपको मालूम है, मैं फिर वहाँ से कौन बनेगा फिर पूछो हाई कमांड से। आई डोंट लाइक, आई बिलीव इन इलेक्शन। राइट। फिर अगर इलेक्शन में कोई जीत गया फिर आप कहोगे इसको नहीं बनाना था, उसको नहीं बनाना था। हाँ, दैट आई डोंट लाइक। मैं एक्सरसाइज यहीं पहले करूंगा और फिर जाऊंगा। कैसे? मैंने कहा मैंने सैकड़ों ऐसे की है एक्सरसाइज, ये कौन सी नई बात? कहा लीक होगा। मैंने कहा दैट लीव टू मी। हम इंदिरा जी के जमाने से यही काम करते आए। तो मैंने आके ही सीधे शर्मा को फोन किया कि भाई अपने जितने भी नंबर हैं उनको कल लेके आ जाओ सुबह, लेकिन अलग अलग जहाज़ों से ले आना और कोई बात न करे। कोई कहे मैं बम्बई जा रहा हूँ, हैदराबाद जा रहा हूँ, कहीं जाना हो, कलकत्ता। आप लोग असम वाले ज़्यादा कलकत्ता जाते हैं, 90% को कलकत्ता। और इतने बजे यहाँ आना, इतने बजे आ गए। मैंने ये दरवाजे इसके भी खोल दिए, ये ओपन हो जाते हैं। सब कुर्सियाँ लगाई, 50 दे केम 45 ऑफ दैम। मैंने जनरल सेक्रेटरी वाले को भी बुलाया, यही उसमें आने के बाद बुलाया, वो आ गए 5। तो ये कहा जी हमारी मेजॉरिटी, ये हमारी नंबर है। सो नंबर काउंटेड लिख दिया नंबर। अब मैंने कहा बैठो 2 दिन, लेकिन अलग अलग होटलों में कोई स्टेटमेंट नहीं देगा। तो शर्मा का ज्यादा जोर था, तो मेरा शर्मा पे जोर लगता था, उनका सब पे लगता था व्हिप जारी करने। फिर हमने CM को किया कि आप भेजो, उनके आ गए 7 आदमी। फिर और बजे 10-1 आदमी बचे, एक नंबर एक आध ऊपर हो सके। आगे उन्होंने कहा जी हम हाई कमांड के साथ, हाई कमांड कहेगी शर्मा को तो हम शर्मा के साथ, हाई कमांड कहे CM। तो कुल मिला के अगर हम CM को भी कहते तो भी 17 ही होते थे लंदन में। तो ये 2-3 इस एक्सरसाइज में लगे, तो जाके मैंने सोनिया जी को दे दिया कि ये है रिजल्ट। कहा ये तो शर्मा इज क्लियर। हाँ। तो मैंने कहा नाउ क्लियर, अब हम जाएंगे तो पूछेंगे नहीं आपसे, हम करेंगे वहां बैलेट करेंगे, तो बैलेट में जो आएगा तो डेफिनेटली ये आएगा। राइट। कहा ठीक है जाओ। सुबह कहा मैंने टिकट किया। अब तब तक इन 4 दिन में मिसेस गांधी ने ये नहीं पूछा कि राहुल से भी कंसल्ट करो या उसको भी कभी मीटिंग बुलाएं। राइट फ्रॉम द फर्स्ट मीटिंग जब मुझे श्रीनगर से बुलाया, एक दफा भी उन्होंने नहीं कहा। एंड बिटवीन वी वर ब्रीफिंग हर, आज इससे मिले, आज उससे मिले, सो दैट शी डजंट गेट पैनिक ये गुम कहाँ होंगे। फिर जब हमने सुबह जाना था तो प्रीवियस शाम को 8 बजे 9 बजे फोन आया राहुल गांधी का कि भाई सुना आप वहाँ सेम चेंज करने जा रहे हैं। मैंने कहा तो कहा आप लोग नहीं जाएंगे, यू विल नॉट गो। अब कांग्रेस प्रेसिडेंट मिसेस गांधी है। तो ये शायद 2000 बिगिनिंग 12 की है, अभी तकरीबन 1.5 साल था इलेक्शन को। तो मतलब अभी वो प्रेसिडेंट भी नहीं था। राइट।
So, मतलब he had no locus standi to actually say this to you. the party president. Right. और कहा कि जनरल सेक्रेटरी को भी बताइए 10 बजे वहाँ। तो मैंने जनरल सेक्रेटरी को बताया 10 बजे वहाँ। हम दोनों गए तो वी सॉ हिम कि वो तो इनके साथ चाय पी रहे हैं। कौन? चीफ मिनिस्टर राहुल गांधी विद तरुण गोगोई एंड हिज सन गौरव। हाँ। तो वी वर एस्टोनिश्ड कि ही इज ए पार्टी। तो हाँ, वी आर सपोज टू गिव आवर इंडिपेंडेंट ओपिनियन जो हमने मिसेस गांधी को दी तो पूरा, अब इसके सामने क्या दें। तो उन्होंने कहा भाई सुना कि भाई आप लोग बड़ा तंग कर रहे हैं सीएम को। मैंने कहा हम क्यों तंग कर रहे हैं? और मैं तो है नहीं, आई वॉज गिवन ए पर्टिकुलर टास्क, वो टास्क करने के लिए बाकी जनरल सेक्रेटरी है। तो मुझे नहीं मालूम क्या तंग कर रहे हैं। क्राइसिस है और क्राइसिस में ही हैज द नंबर, और अगर नंबर नहीं बनाएंगे तो भागेगा। कहा भागने दो, बट ही विल कंटिन्यू। तो मैंने कहा आप सोच के बताइए। कहा नो, ही विल कंटिन्यू। And did you say that Himanta Biswa will leave? हम बताया कि वो जाएगा, कहा जाने को। बट आई वॉज नॉट सरप्राइज। मैं उनको राहुल जी का तकिया कलाम होता है ना कि हर चीज किसी चीज पे। आज भी उनको कहो वो जा रहा है कि जाओ, वो नाराज है, जाने दो आरएसएस में। वो वर्ड आरएसएस करते हैं इस्तेमाल। ये नहीं पूछते हैं कि किस में जाएगा, समाजवादी जाएगा, बीएसपी में जाएगा, नहीं, जाने दो आरएसएस। वो दूसरा वाला खुद कंप्लीट करते हैं। तो उनका तकिया कलाम है जाने दो। हाँ, जाने दो, और आरएसएस में जाने दो। कोई भी जा रहा हो, कोई जा रहा नहीं, कोई जा रहे नहीं, नाराज हो तो उसको मनाओ, उसको फॉर्म कराया नहीं, जाने दो आरएसएस में जाने। Why do you think that's his attitude? I don't know whether he's for pro Congress or anti Congress. You don't know whether Rahul Gandhi is pro or anti Congress? Yeah, this attitude, because I have seen Mrs. Indira Gandhi, I have said in one of the interviews, calling me one day when we were in opposition. You know, in 77, 78, a lot of people were going. One day she called me कि भाई तुम्हारा अच्छे उससे संबंध है, क्या कहते हैं, ज्ञानी जी से, और संजय के साथ अच्छे थे, लेकिन पता नहीं क्या बात है, वो भी जा रहा। मैंने कहा मैं तो उनसे रोज मिलता हूँ, मैं लाऊं पकड़ के। कहा लाओ। तो मैंने ज्ञानी जी के गया। मैंने कहा क्या कर रहे हैं आप, कहाँ जा रहे हैं? और चलो इंदिरा जी। तो इंदिरा जी के फिर उन्होंने कहा जी माफ़ी दे दो, मैं जा रहा हूँ वगैरह। तो वो इतनी क्लोज आ गया। फिर बाद में होम मिनिस्टर और राष्ट्रपति इंदिरा जी ने बनाया। तो इंदिरा गांधी हमको एक्स चीफ मिनिस्टर, मैं तो क्या था उसके इस्तेमाल कर सकती हैं। और ये सीनियर लीडर जो इनकी दादी के साथ है, उनको कहते जाने दो। अरे जेन्युइन ग्रीवेंसेस होते हैं, नॉट आपके साथ ग्रीवेंस हो और किसी के साथ है। You are head of the family, or you are the leader of the party. It is your job to. What do you think of his disqualification? What do you think of Rahul Gandhi's disqualification? Do I need to define that? No, I'm curious. No, I can't define that. The people should define, and people have defined it. Already described that. You've spoken about so many leaders. Let's talk about another prime minister. No, what happened, unfortunately? So I immediately went to Congress president. The general secretary refused. कि भाई वो मुझे वो मारेगी, उसने तो हमको। So you went to Mrs. Gandhi and said ये हो रहा है। हाँ। And Mrs. Gandhi thought for some time, कुछ नहीं हो सकता. Please now, I request you to tell Sharma not to precipitate, not to leave party, because party will fall. अभी. So mother and son were giving totally contradictory instructions. So which I did, and I must say, whatever the Congress party may say against Sharma, but I respect him. He may be younger to me, that he fulfill his promise. He will say, okay, if I quit, your government will fall. I will not go. I will go 2 or 3 months before the election. And the another request you have made him to continue, I will not continue. My resignation I have sent, I will not continue, but I will not make your government to fall for another year and few months, 2 or 3. And at that time also, I will not take your. So people. Himanta Biswa had the support of the MLAs. Yeah. But Rahul Gandhi overruled that and said jane do. And the result is we lost 8 seats because he was minister for 15 years. Till that time, 13 and a half years.
And since those 13 and a half years, he was in charge of elections, of selections of candidates, making the party, doing the firefighting for the entire 8 northeastern states. So you remove a person who was handling for a decade and a half the entire northeastern politically and culturally and security-wise, the most important, and you just remove him like a makhi from doodh and not knowing the consequences, like Rahul Gandhi tore off the ordinance, and now he's the prey of that. Let's talk about Manmohan Singh. We've spoken about the ordinance. Reminds me of Manmohan Singh. There's a lovely photograph in the book of you and Manmohan Singh in a hug. Very nice photograph. How do you look back at those years? Do you think Dr. Manmohan Singh should have resigned when Rahul Gandhi made his government, your cabinet, you were also a cabinet minister then, take back an ordinance that had gone to the president? Well, I think all of us are responsible for that, including me. I was a cabinet minister. I think at that time, Mrs. Gandhi was all powerful. And Manmohan Singh ji was also very much obliged and should have been as a good human being and a gentleman, because she didn't become prime minister and she picked him up to become the prime minister, and rightly so. A perfect gentleman. So number one, he was also obliged to, he was personally obliged to Mrs. Gandhi, and we all had a great respect. My association with Indira ji and Rajiv ji, and by virtue of that, number one, because of the behavior and conduct of Mrs. Gandhi herself. But then added advantage, which was adding to her respect, was respect of Rajiv ji's widow and daughter-in-law of Indira Gandhi. So we could not also just make her, ignore her thing, because actually it should have, as a mother and a party president, she should have chipped in. She should have taken decision that you are doing wrong and told the prime minister that no, you go ahead. It's a cabinet decision, because cabinet decision can be overruled by the president of India only. He's the supreme. Right. Because every bill, if somebody is above the cabinet and parliament, it is the Rashtrapati. Whatever bill we pass in the cabinet, and that goes to assembly, that goes to the parliament, and whatever bills we passed in both the houses, they go for the assent to Rashtrapati. Unless he signs that, it doesn't become law. Right. So that means Rashtrapati is the supreme. So our, cabinet decision can be overruled by president. How? He cannot sign the ordinance, so it doesn't become the law. Right. But once he has signed the ordinance, that means the head of the state has approved it. So can any person of a Congress leader or any person overrule the parliament, overrule the cabinet, overrule the head of the state of the country, who's the custodian of the Constitution of India? Right. And you tear it off and see, well, I have done a big job. I am the leader. So when he criticized the ordinance in public, Dr. Manmohan Singh was actually in America. And I remember this because I was one of the reporters covering that. It is being told that he, at one point of time, I'm not privy to it, so I cannot say with guarantee, but the buzz that time was that he might quit at any time. I don't know whether some from the family or somebody must have consoled him, but the buzz was that time in the cabinet, among the cabinet members, that, and maybe if he was here, maybe some people would have definitely told him not to heed to. Do you think he should have resigned? Well, I said I would not blame him only. That should have been the collective decision.
of the cabinet. Because was it discussed? Did it ever come back to the cabinet? Because by the time he came from abroad, it had died already, down. Yeah. It died down because such news has value. Within 24 hours, you are worked up. So do you think the cabinet and the Prime Minister were weak in giving in to Rahul Gandhi's pressure on the ordinance? Yeah, we should have not yielded to his pressure, and that would have saved Rahul Gandhi himself today. Well, he claimed that he was, stopping a law that was designed to prevent corruption. Lalu Prasad Yadav, it was a law designed to protect only Lalu Prasad Yadav. कि एक नेता के लिए वो कानून बनाया जा रहा था. No, not at all. अब उसमें अगर उसके लिए बनाया गया था तो ये किस तरह से उसमें आ गए? नहीं, वो नहीं था लॉ. लॉ ऐसा था कि अगर कोई कन्विक्ट होता है, कन्विक्ट लोअर लेवल पे होता है तो उसका मेंबरशिप जाएगी. हमारा उसमें था कि नहीं, लोअर लेवल पे नहीं, उसके पास 2 और सेशन जज है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, जाएगा. तो आप लोग क्यों माने? आप लोग क्यों माने राहुल गांधी की बात? क्यों माने? आपको अब लुकिंग बैक, व्हाई डू यू थिंक एन एंटायर कैबिनेट, अ प्राइम मिनिस्टर, एवरीबॉडी? No, I think I said if maybe the prime minister would have in India, here in Delhi, maybe the things would have been different. So I think by the time Prime Minister came, he was consoled. So it was he who could have just called the cabinet meeting and taken the suggestion, which did not take place. Right. In the end, let's talk about the present Prime Minister, Prime Minister Modi. We've spoken about so many different Prime Ministers. Let's talk about Narendra Modi. When your farewell was happening and Pradhan Mantri roe, and he, bid you a farewell. He bid you a farewell. Last question on this. You said in a statement that you used to think that the Prime Minister is a crude man, लेकिन आज उन्होंने इंसानियत दिखाई. आपने भी अपने टाइम पे प्रधानमंत्री को क्रिटिसाइज किया है. मोदी जी की बात कर रही हूँ. एक टाइम पे तो बीजेपी आपके पीछे पड़ गई कि यू आर बीइंग कास्टिस्ट, क्योंकि आपने एक मुहावरा यूज किया कि कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली. बीजेपी आपके पीछे पड़ गई. फिर प्रधानमंत्री रोए. टुडे हाउ डू यू सी प्राइम मिनिस्टर मोदी? When he was chief minister, तब भी हम उनके खिलाफ बोलते थे जी. जब 7 साल में लीडर ऑफ अपोजिशन बोला था, कोई बिल, कोई राष्ट्रपति का भी भाषण पे आमने सामने 1-1 घंटा मेरी उनकी पॉलिसीज की निंदा की, तो उसके बाद भी रोए. तो उन्होंने वही टॉलरेंस दिखाया जो नरसिम्हा राव केसरी दिखाते थे. आपके लिए और आपकी टॉलरेंस दिखाया, तो स्टेटमेंटशिप. लेकिन राहुल गांधी तो डिस्क्वालीफाई हो गए मोदी जी का नाम लेके. वो तो दूसरा संदर्भ में था. और आपको भी याद होगा वो जो गंगू तेली का एक रेफरेंस था. हाँ. याद है ना? वो तब उसके चीफ मिनिस्टर थे जी. हाँ, तब मैं यूनियस था. So why do you think Mr. Modi has shown this tolerance for you? But I think any politician and any statesman, politician और statesman का इतना ही उसकी टॉलरेंस से पता चलता. हाँ. Do you agree with his politics? एक शायर है कश्मीरी में, मुझे नाम नहीं मालूम, अगली दफा मैं करूँगा, और बहुत स्कूल में मैंने सुना था. एक शायर था, तो शायर ने, मैं गॉड से तो नहीं करता हूँ इनको, किसी को, न नरसिम्हा राव को और न किसी को और किसी प्रधानमंत्री को सवाल ही नहीं, तो बड़े आदमी से मैं कंपेयर करता हूँ. तो शायर के बारे में उसने बहुत लिखा और खुदा के बारे में भी लिख दिया, और उसकी आंखें चली गई खुदा के बाद. तो उसने दूसरा शेर लिखा कि आज तक मुझे मालूम था कि तुम बहुत बड़े हो, लेकिन आज मालूम हुआ तुम मेरे जैसे हो. मैंने तुम्हारे खिलाफ लिया और तुमने मेरी आंखें ली, तो आंखें वापस आ गई. हाँ. तो नरसिम्हा राव का कोई रिलेशन नहीं है, मुझे कुछ देना नहीं है. केसरी जी का कोई रिलेशन नहीं है, मुझे कुछ देना नहीं है. लेकिन उनका मैं पार्टी के हित के लिए जी, मैं नरसिम्हा राव का विरोध नहीं करता था कि पार्टी नहीं बनती है. आज मैं कहता पार्टी नहीं बनती है, कहता मोदी का कहता है. अरे तब मोदी तो नहीं था, नरसिम्हा राव के वक्त जी. वो मुझे नहीं कहता था, या मेरे दूसरे कलीग्स को नहीं कहता था पार्टी नहीं चल रही तो लड़ाई लड़ो जी. केसरी जी के वक्त में पार्टी, तुम गलत डिसीजन लेते हो पार्टी को खत्म करने के लिए, मुझे गलत मेंबरशिप ठीक करने के लिए बताते हो, वो पार्टी के हित में था. लेकिन उन्होंने बुरा नहीं माना, स्टेट्समैनशिप दिखाई जी. तो मैंने
पीएम के खिलाफ पहले भी बोला, यूनियन मिनिस्टर तब भी, जनरल सेक्रेटरी तब भी, और जब ये जनरल सेक्रेटरी था और मैं भी जनरल सेक्रेटरी थे 90s में जी, तब भी एक दूसरे के खिलाफ बोलते थे। लेकिन एक मोमेंट होता है जिंदगी में जब आपको खिलाफ नहीं बोलना पड़ता है आदमी के। एक पॉलिटिकल डेथ होती है, एक फिजिकल डेथ होती है। पॉलिटिकल डेथ के लिए आप रिटायरमेंट हो जाओ, तो उस वक्त भी आदमी क्या बोलता है तो उस आदमी का मिजाज और उसकी सोच और जी किस तरह का आदमी है उससे पता चलता है जी। और उसने, मोदी ने अपने आप को स्टेट्समैन दिखाया। और मेरे लिए नहीं, मेरे हजारों ऐसे लोग हैं जो मोदी क्रिटिक थे, उन्होंने कहा आज के बाद हमारा मोदी के बारे में सोच बदल गई कि वो कई चीज हो, कास्टलेस हो, कम्युनिस्ट हो, ये हो, लेकिन इंसान ऑल्सो। सो अल्टीमेटली सवाल नहीं है आप राजनीति में हैं इस पार्टी में, but one should be a good human being also. So you have to go, and I must tell our viewers that there's a sequel coming out to this book. लेकिन एक छोटा सा सवाल कि अगर कल आपको राहुल गांधी का फोन आता है हेलो हाय बोलने के लिए, तो आप क्या बोलेंगे? नहीं, हेलो हाय करने की कोई बात। लास्ट बात कब हुई? सुनिए, एक बात बात हुई। मैं राहुल गांधी के खिलाफ एज ए पर्सन, एज ए इंडिविजुअल नहीं, मैं दुआ करता हूं वो राजनीति में बढ़े, फलें फूलें, जो भी उनका एम्बिशन है बने और स्वस्थ रहें, 100 साल रहें पॉलिटिकली। लेकिन मैं इनको कहूँगा, अब मैं ये भी नहीं कह सकता कांग्रेस को संभाले। मैंने कल कहा तो कांग्रेस वाले ने कहा वो अपना ख्याल रखें। ये टॉलरेंस है उनकी जी, मतलब वो अच्छी सलाह भी टॉलरेट नहीं कर सकते, दूसरों को कहें इनटॉलरेंट। पहले खुद टॉलरेंस सीखो, गांधी से सीखो, महात्मा गांधी जिसकी पार्टी है उससे टॉलरेंस सीखो। थैंक यू गुलाम नबी आजाद, प्लेजर टॉकिंग टू यू। थैंक यू। It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.